आफ्टर ऑल ये परीक्षा इतनी कठिन क्यों है और वो कौन सी बातें हैं जो इस परीक्षा को इतना कठिन बनाती हैं। तो जो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का है। करंट अफेयर्स का इतना ज़बरदस्त रोल आपके आंसर में होता है। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, जब भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात होती है तो आपने सुना ही होगा कि कहा यह जाता है कि ये बहुत कठिन परीक्षा है, और नो डाउट ये कठिन परीक्षा है भी। हिंदुस्तान की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, और इसीलिए आपको इतनी हाईएस्ट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होने के साथ साथ इतने ऊंचे ऊंचे पद और इतनी जिम्मेदारियों वाले काम भी दिए जाते हैं। तो कठिन तो होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल ये परीक्षा इतनी कठिन क्यों है और वो कौन सी बातें हैं जो इस परीक्षा को इतना कठिन बनाती हैं। जनरली लोग यही समझते हैं कि 10-12 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें से मुश्किल से 1000 का सिलेक्शन होता है, इसलिए ये बहुत कठिन है। 4-4 5-5 साल इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए कठिन है। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए कठिन है। लेकिन क्या सच में ये बातें इसे कठिन बनाती हैं? मुझे लगता है कि अगर ये एग्ज़ामिनेशन कठिन है, तो ये बातें इसे कठिन नहीं बनाती हैं। आप देखिए, दूसरे भी एग्ज़ामिनेशन के बारे में आप सुनते होंगे, या जो नौकरियों के लिए पद निकलते हैं, पता लगा कि मुश्किल से 10 पोस्ट हैं और उसके लिए 20,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं, तो वहाँ तो परसेंटेज और ज़्यादा पुअर है। जो बातें इसे कठिन बनाती हैं फ्रेंड्स, आइए उस पर हम लोग विचार करते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, मान लीजिए कि आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका रास्ता है, जो पूरी की पूरी जर्नी है, वो कैसी है। रास्ते खराब हैं, रास्ते अच्छे हैं, वेदर कैसा रहता है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करके अपनी इस जर्नी को पूरा कर सकें। और फिर चूंकि यह मामला पढ़ाई लिखाई का है, तो वहां तो साइकोलॉजी बहुत ज़बरदस्त रूप से काम करती है। तो अगर आपको सही सही ये पता लग जाए कि ये फैक्टर्स हैं जो इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं, कठिन बनाते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, तो आप फिर इन कठिनाइयों को चुनौतियों के रूप में लेंगे। मेरे लिए ये चैलेंजेस हैं और मुझे इन चैलेंजेस का सामना करना है, और फिर आप उसके लिए अपने आप को लगातार तैयार करते रहेंगे। तो आइए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि ये हिंदुस्तान की सबसे ग्लैमरस सर्विसेज में से तो है। जब मैं ग्लैमर की बात कर रहा हूँ तो उसका संबंध सैलरी से नहीं है। जब आप इस सर्विस में आते हैं तो आपकी बिल्कुल तुरंत सोसाइटी में एक पहचान बन जाती है, आपका एक स्टेटस इस्टेब्लिश हो जाता है, लाइफ के बारे में आपका जो पूरा का पूरा फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है, आपके पास पावर्स होते हैं जहां आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये ग्लैमर है आपको मिलता है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि जिस सर्विस में इतना ग्लैमर होगा तो उस सर्विस के लिए कौन एपियर नहीं होना चाहेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सभी एपियर होते हैं, लेकिन फिर जो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं वो डेफिनेटली इस कंपटीशन में एपियर होते हैं। तो इसमें पूरे देश के स्टूडेंट बैठते हैं और टैलेंटेड स्टूडेंट भी बैठते हैं। आपका जो भी स्तर हो, लेकिन कंपटीशन आपको इनसे करना पड़ता है, इसलिए यह एग्जामिनेशन कठिन हो जाता है। बात केवल टैलेंटेड स्टूडेंट की ही नहीं है, बल्कि इस कंपटीशन में जितने भी स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, ये सब बैठते हैं। तो आप सोच करके देखिए कि जहाँ इतने स्ट्रीम आकर के एक साथ मिलते हों और आपस में सेम लेवल फील्ड पर उनका कंपटीशन हो रहा हो, तो आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खासकर यूपीएससी को, वो तो सीधे सीधे ये देखती है कि आपने पेपर किस तरीके से सॉल्व किया है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। जो दूसरी सर्विसेज हैं उनमें आप देखें कि मान लीजिए कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, वो भी एक ऑल इंडिया लेवल की सर्विस है, लेकिन उसमें सिर्फ इंजीनियर बैठेंगे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, उसमें साइंस के स्टूडेंट बैठेंगे, लेकिन इसमें हर ब्रांच का स्टूडेंट बैठता है। इसलिए ये जो कंपटीशन है ये कठिन हो जाती है। इसका जो सिलेबस है, नो डाउट कि वास्ट है, लेकिन उससे भी जो बड़ी बात है, जो चैलेंज पैदा करती है आपके लिए, वो ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं है। मैं जो यहाँ वास्ट कह रहा हूँ, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं जनरल स्टडीज़ के तहत, फिर आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करना पड़ता है।
अगर सिलेबस बहुत क्लियर हो, उसकी डिटेलिंग्स बहुत अच्छी हो तो तैयार करने में आपको आसानी होगी। लेकिन अगर वही एब्स्ट्रैक्ट हो तो डेफ़िनेटली फिर दिमाग में धुंधलापन रहता है कि इसे पढ़ें, किसे छोड़ें, कितना पढ़ें। तो ये तो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के साथ है। और सच पूछिए तो यही वह पॉइंट है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। चाहे वो गाइडेंस आपके सीनियर्स दें, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स दें, आपके कोई गाइड दें, जो भी हो। क्योंकि अगर सिलेबस आपको सही तरीके से मालूम नहीं होगा तो डेफ़िनेटली फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वह पॉइंट जो इस एग्ज़ामिनेशन को सबसे ज़्यादा कठिन बनाती है, वह है इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। इसके प्रश्नों का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है कि आपको पढ़ने के बाद ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है, ये टॉपिक तो मैं जानता हूँ, लेकिन इनफैक्ट ये पूछना क्या चाह रहा है। और जब आपको ये पता लग जाता है कि अच्छा ये यह पूछना चाह रहा है, तो फिर परेशानी ये आती है, इसमें मैं लिखूं क्या? ये बहुत बड़ा संकट है। तो जो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत ही डिफरेंट किस्म का है। मतलब ये मान करके चलिए कि जो प्रश्न बहुत सरल सा भी आपको दिखाई देगा, उसके बारे में भी जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से नहीं लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपको यहाँ उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की आत्मा मनुष्य की गरिमा की रक्षा करने में है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, समझ में भी आ गया होगा। लेकिन मेरा वीडियो पूरा हो जाने के बाद अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है तो इस पर लिखने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन को एक कठिन एग्ज़ामिनेशन बना देती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है इसका करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में आपको बहुत लंबे समय तक की तैयारी करनी पड़ती है। जनरली ये देखा गया कि सिविल सर्विस में पिछले 2 साल तक के करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं, उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सोच करके देखिए कि आपको इन्हें लेकर के चलना है। और बहुत से प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे करंट अफेयर्स पर नहीं होते, लेकिन राइटिंग में यानी कि आंसर देते समय आपको उनमें करंट अफेयर्स को डालना पड़ता है। इसीलिए अक्सर मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के आंसर के बारे में एक बात कहता हूं कि क्वेश्चन तो पिछले साल का ही है, लेकिन आंसर नया हो गया है। यानी कि प्रश्न बिल्कुल वही है जो पिछले साल था, लेकिन इस साल जब आप उसका आंसर लिखेंगे तो वो बिल्कुल बदल चुका है। और शायद अगले साल जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो फिर बदल चुका होगा। करंट अफेयर्स का इतना ज़बरदस्त रोल आपके आंसर में होता है, इसे संभाल पाना उतना आसान काम नहीं है। तो यह इस एग्ज़ामिनेशन को, इस कंपटीशन को कठिन बना देता है। एक बात मैं यहाँ आपसे और कहना चाहूँगा कि इसके जो उत्तर हैं, इसके जो आंसर हैं, आपको कहीं बने बनाए नहीं मिलेंगे। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि अगर आपको किताबें दे दी जाए आंसर लिखने के लिए कि ठीक है आप ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा, तब भी आप इनके आंसर नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि इनके आंसर आपको बने बनाए कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे? आपको अपने दिमाग में इनके उत्तर बनाने पड़ते हैं। और मालूम है कितने उत्तर बनाने पड़ते हैं, कितने समय में बनाने पड़ते हैं और कितने टॉपिक के बनाने पड़ते हैं? मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम जनरल स्टडीज के पेपर में आपको 20 क्वेश्चंस के आंसर बनाने पड़ेंगे। 20 क्वेश्चंस कितनी देर में? 3 घंटे में, 180 मिनट में 20 प्रश्न, और लिखना होगा लगभग 4000 वर्ड्स। आपको क्या ये आसान लगता है? लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इसे आसान बना लेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो इनफैक्ट सही मायने में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को एक कठिन एग्जामिनेशन बना देती है। लेकिन जो स्टूडेंट लगातार एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कर रहे हैं, स्मार्ट तरीके से स्टडी कर रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे फोकस्ड तरीके से अपना काम कर रहे हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं, हो ही रहे हैं। आप क्यों नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते हैं, बशर्ते कि आप जिस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए उस तरीके से तैयारी कर रहे हों। दूसरी जो छोटी सी सूचना है आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, भाग 1 और भाग 2, और किताब का शीर्षक है आप आईएएस कैसे बनेंगे।
मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है और पूरी ईमानदारी के साथ लगता है कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान आपके सामने जो भी प्रश्न खड़े होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर ये पुस्तक आपको देगी और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए सही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी। यदि आप चाहें तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं और इसका जो लिंक है वह नीचे दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक नीचे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। नमस्कार।